हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज की वीडियो में अपना टॉपिक है उदारीकरण भाग 3। देखिए, उदारीकरण भाग 2 में हमने बात की थी उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर क्या पड़ते हैं। कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक विकास है या व्यापारिक क्षेत्र है, किस क्षेत्र पर औद्योगिकीकरण की क्या उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उदारीकरण की आवश्यकता अथवा औचित्य, नीड ऑफ लिबरलाइजेशन, और साथ ही उदारीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उदारीकरण की आवश्यकता और औचित्य से। किसी भी देश में उदारीकरण की आवश्यकता और औचित्य क्या है, तो इसका सबसे पहला कारण है तीव्र औद्योगिक विकास। यदि कोई देश तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना चाहता है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है, निजी क्षेत्र में उद्यम को बढ़ावा देना चाहता है, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उदारीकरण करना आवश्यक हो जाता है। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। वैज्ञानिक तकनीकी जो हमारे पास क्षमताएं उपलब्ध है, उनका पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिसका प्रभाव पड़ता है औद्योगिक विकास के रूप में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों की बर्बादी पर रोक, चेक ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें यदि बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है और यदि ये निवेश मांग प्रणाली से उपयुक्त प्रकार से तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है कि उद्योगों की क्षमता प्रॉपर नहीं हो पाती, मंद पड़ जाती है। और जब तक इस उद्योगों की क्षमता को हम तेज़ नहीं कर देते, सुधार नहीं लेते, तब या उसे हम बाजार उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक देश में संसाधनों की बर्बादी होती रहती है। तो जब संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगानी है, तो उसका उपयुक्त प्रकार से मैनेजमेंट करना आवश्यक है, और उदारीकरण के साथ ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो उदारीकरण के उपयोग के द्वारा संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी कि यदि देश में जो औद्योगिक वातावरण है उसको प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है, तो इसका इफ़ेक्ट होगा कि इसको प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उदारीकरण करना आवश्यक है। उदारीकरण के फलस्वरूप जब नए उद्योग, देशों की तकनीक प्रतिस्पर्धा में आएगी, तो उसका इफेक्ट होगा, हमारी देश की प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, हमारे देश के उद्योगों की तकनीक में सुधार होगा, और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण देश में निर्मित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण विकसित करने के लिए उदारीकरण करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब उदारीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका इफेक्ट होगा कि विभिन्न देशों के निवेशक हमारे देश में आसानी से निवेश कर सकते हैं, चाहे वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है या अप्रत्यक्ष निवेश है, किसी भी प्रकार का निवेश हो। तो यदि देश की सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी की रिक्वायरमेंट रहती है, विदेशी पूंजी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। यदि विदेशी पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो देश का बहुत अच्छे से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उदारीकरण करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब उदारीकरण किया जाएगा, तो उसका प्रभाव ये होगा कि देश में नए उद्योगों की स्थापना होगी, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और जब नए उद्योगों की स्थापना होती है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, नए लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से रोजगार में वृद्धि करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए उदारीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण,
यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है कीमतों में अनावश्यक रूप से बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होना। यदि देश में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण स्थापित करना है तो इसके लिए उदारीकरण आवश्यक है। उदारीकरण के फलस्वरूप जब देश में अन्य देशों से आयात किए जा सकेंगे आसानी से, तो मांग के अनुरूप वस्तुओं की पूर्ति होने लगेगी, और जब मांग के अनुरूप पूर्ति होगी तो वस्तुओं की कीमतें अपने आप स्वतः ही मैनेज हो जाएगी, पुनः पुराने स्तर पर पहुंच जाएगी, बहुत अधिक बढ़ नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से जब अर्थव्यवस्था अन्य देशों के लिए खोल दी जाती है प्रतिस्पर्धा के लिए, तो देश में मांग के अनुरूप वस्तुओं की पूर्ति आसानी से उपलब्ध हो पाती है और कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए भी उदारीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सस्ती तथा श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता। यदि देश में लोगों को या देश की जनता को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध करवाने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है, तो सरकार उदारीकरण को अपनाएगी। उदारीकरण के कारण अन्य देशों से हमें अच्छी वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं, नई तकनीक की अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार की सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुएं उपभोक्ताओं को, जनता को प्राप्त होती है तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता का यदि लक्ष्य है सरकार का, तो उदारीकरण को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनावश्यक एवं कठोर नीतियों व नियमों को हटाना। यदि सरकार अनावश्यक रूप से या जितनी भी कठोर नीतियां और नियम हैं उनको हटाना चाहती है, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है जब अनावश्यक नीतियों और नियमों को हटा दिया जाए। जो बहुत ज़्यादा कठोर नीतियां हैं, यदि उन्हें कुछ लिबरल कर दिया जाए तो देश का विकास तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से यदि सरकार अनावश्यक और कठोर नीतियों और नियमों को हटाना चाहती है तो उसे उदारीकरण की नीति अपनानी चाहिए, और उदारीकरण की नीति अपनाकर इन नीतियों और नियमों में छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के लिए खोल देना, संपूर्ण विश्व उसमें भागीदारी कर सकता है अपनी। तो इस प्रकार से एक सरकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना चाहती है, अर्थव्यवस्था को संपूर्ण भूमंडल के लिए खोलना चाहती है, तो इस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करेगी, जिसके लिए उदारीकरण की नीति अपनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवन स्तर में सुधार। देखिए, जब उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है तो उसका प्रभाव पड़ता है कि जनता को कम कीमत पर श्रेष्ठ वस्तुएं, अच्छी तकनीक की, अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती है, और जब इस प्रकार से श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध होने लगती हैं, कम कीमत पर उपलब्ध होती है, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तो इस प्रकार से जब जनता के जीवन स्तर में सुधार करना हो तो सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा, कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट थे जो हमें दर्शाते हैं कि उदारीकरण की आवश्यकता क्यों है, या उदारीकरण का अर्थव्यवस्था में क्या औचित्य होता है। इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट अपना है उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव। उदारीकरण के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था पर, वो क्या प्रभाव पड़ते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्षेत्र है कृषि पर नकारात्मक प्रभाव। कृषि पर उदारीकरण का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना दालों, तिलहन एवं रेशे वाली फसलों के उत्पादन सूचकांक में गिरावट। यानी कि हमारे देश में जो दालों और तिलहन का या रेशे वाली फसलों का जो उत्पादन हुआ है, उस सूचकांक में लगातार गिरावट आई है उदारीकरण के फलस्वरूप। इसका मुख्य कारण क्या है कि आप देखिए 2007-08 में दालों का उत्पादन सूचकांक 102.4 था, जो 2013-14 में 138.3 रहा। इसी तरह तिलहन का उत्पादन सूचकांक जो 2008-09 में 100.8 था, वह 2013-14 में 119 ही रहा। तो इस प्रकार से देखिए
कृषि पर उदारीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव हुए हैं। इसके कारण दालों, तिलहन और रेशे वाली फसलों के उत्पादन सूचकांक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के निर्यातों में कृषि क्षेत्र के प्रतिशत भाग में कमी, यानी कि उदारीकरण के कारण भारतीय निर्यातों के क्षेत्र में, यानी कि कृषि निर्यातों के क्षेत्र में, कृषि निर्यातों के भाग में लगातार कमी आई है। 1990-91 में 1991 में भारत के निर्यातों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 19.4% था, जो 2001 में घटकर 13.5% रह गया। आप देखिए कितनी गिरावट आई है, और 2012-13 में भी यह 13.6% ही रहा। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना गिरावट आई है निर्यातों के क्षेत्र, कृषि निर्यातों में हमारे देश में लगातार। इसी प्रकार से 2014-15 की हम बात करें तो ये 12.5% हो गया, यानी कि 19% से स्टार्ट हुआ था, लगभग 19.4% से जो गिरकर ये हो गया है लगभग 12% के आसपास। तो इस प्रकार से कृषि निर्यातों के भाग में लगातार कमी देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने में असफल, यानी कि हमारे देश में जो तिलहन है उनके उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये वृद्धि मांग की तुलना में अपर्याप्त रही है, मांग की तुलना में बहुत ही कम रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद्य तेलों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। विदेशों से हम खाद्य तेलों का बराबर आयात किए जा रहे हैं, आयातों की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब आप देखिए ये इस बात से क्लियर हो जाता है कि खाद्य तेलों का कुल आयात में कितना हिस्सा है, 60 से 65%, 60 to 65% खाद्य तेल हम आयात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कितना बड़ा भाग है, यानी कि उदारीकरण के बावजूद भी देश में तिलहनों, खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में आशा अनुकूल वृद्धि नहीं हो पाई है। या इन चीज़ों का हमें लगातार निरंतर आयात करना पड़ता है। आप देखिए समय समय पर लगातार तिलहनों के, दालों के भाव में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और उस वृद्धि को कम करने के लिए आयातों पर हमें निर्भर होना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये भी एक उदारीकरण का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृषि आदानों एवं लागत में वृद्धि। उदारीकरण के बाद आप देखिए जो कृषि आदान है, जिनमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई आदि की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि जो कृषि उत्पाद हैं उनकी कीमत में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से कृषि आदानों और कृषि की लागतों में लगातार जो कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसका प्रभाव हुआ है कि कृषि पदार्थों की लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। और इसका एक सबसे बड़ा जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, और उनके द्वारा समय समय पर बहुत अधिक मात्रा में आत्महत्याएं की जा रही है। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक, कोई भी हमारा राज्य हो, उनसे लगातार किसान भाइयों के द्वारा कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या के समाचार हम लगातार सुनते आ रहे हैं। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कृषि आदानों के मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण उनकी लागतों में वृद्धि हुई है और उनके जो फसल है वो उचित कीमत पर नहीं बिक पाती। जब उचित कीमत पर उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता तो उनके द्वारा कर्ज नहीं चुका पाया, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं। तो इस प्रकार ये सारा कार्य भी उदारीकरण के कारण ही सामने आया है। नेक्स्ट देखते हैं हम औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव। औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तो उसमें आप देखिए सबसे पहले बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। उदारीकरण के कारण देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उद्योगों के सामने बहुत अधिक मात्रा में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से सूक्ष्म उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, और जब इस प्रकार से सूक्ष्म उद्योग बंद हो गए हैं तो उन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक और कर्मचारी
बेरोजगार हो गए हैं। तो इसका मुख्य इम्पैक्ट पड़ा है नेगेटिव कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए आप देश में हमारे देश में कुछ आंकड़े दे रही हूँ मैं यहाँ पे। 1960-70 में कुल रोजगार के 33% लोग 33% लोग कारखानों में काम करते थे और अब घटकर कितने रह गए हैं 17% 17%। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये केवल 2% रह जाएंगे, यानी कि 33% से घट के कितने आ गए 2% पर रहने की 2% पर रहने की संभावना बनी हुई है। तो इस प्रकार से उदारीकरण को हम कह सकते हैं कि उदारीकरण दीर्घकालीन दृष्टि से मृत्यु को अंगीकार करने के समान होगी। कारण क्या है, दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा इसका, क्रय शक्ति के अभाव में मांग घट जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग घटेगी और जब वस्तुओं की मांग घट जाएगी तो मंदी का कुचक्र प्रारंभ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आप प्रेजेंट में देख रहे होंगे कि लगातार मंदी की संभावनाएं बनी हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें डाउन हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए विदेशी हस्तक्षेप, यानी कि उदारीकरण की नीति का एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि इसके कारण विदेशी लोगों का हस्तक्षेप हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा। राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप, जब इस प्रकार से विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ेंगे, चूँकि आप देखिए कि विदेशी निवेश जब बढ़ते हैं देश का विकास होता है, नए उद्योगों की स्थापना होती है। लेकिन जब विदेशी लोग देश में स्थापना करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो देश के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं और ये हस्तक्षेप देश के लिए कहीं किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं होता, हमेशा हानिकारक होता है। आप ध्यान दीजिए विदेशी हस्तक्षेप में कि जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में व्यापार करने, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विकसित की लेकिन देश को गुलाम बनाकर। तो इस प्रकार से उदारीकरण से देश में विदेशी हस्तक्षेप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मजदूर संघों द्वारा विरोध। जो उदारीकरण की नीति है उसका लगातार मजदूर संघों ने विरोध किया है, चूँकि उदारीकरण के अंतर्गत निजीकरण पर भी जोर दिया गया है और निजीकरण से हम ये कह सकते हैं कि मजदूर संघों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए मजदूर संघ इनका लगातार इस नीति का विरोध करते आए हैं। तो इस प्रकार से मजदूर संघों द्वारा विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। जब देश में उदारीकरण को अपनाया जाएगा तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे देश में आई है। आप देख रहे हैं लगातार मल्टीनेशनल कंपनीज़ आने का इफेक्ट क्या हुआ है, देश के स्वदेशी उद्योग धंधों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए हैं और स्वदेशी उद्योग धंधों का बड़ी मात्रा में पतन हुआ है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से देश में रोजगार घटे हैं, स्वदेशी उद्योग धंधों का पतन हुआ है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिक क्षेत्र में कठोर प्रतिस्पर्धा, यानी कि जब इस प्रकार से उदारीकरण को अपनाया जाएगा तो विदेशी उद्योग धंधे हमारे देश में स्थापित होंगे। उनकी नई तकनीक से हमारे देश की उद्योगों को जिसे हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और उस प्रतिस्पर्धा में चूँकि हमारी तकनीक परंपरागत है, पिछड़ी हुई है, टिक नहीं पाएंगे और इस कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण स्वदेशी उद्योग धंधों के बंद होने की लगातार संभावनाएं बनी रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सार्वजनिक क्षेत्र को हतोत्साहन, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदल गया है, काफ़ी सीमा तक उसमें बदलाव आए हैं, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि जो मुख्य जनहितकारी उद्योग हैं उन्हें भी निजी हाथों में दे दिया गया है और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में एक और वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है। चूँकि जो निजी क्षेत्र है वो लाभ की दृष्टि से कार्य करता है, जनहित कल्याणकारी कार्यों में कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र का हतोत्साहन हुआ है, निजी क्षेत्र को लगातार प्रोत्साहन मिला है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। ये देश के लिए एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं अच्छी कंडीशन इसे नहीं कहा जा सकता, बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना देश को करना पड़ रहा है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी एवं लघु उद्योगों को हानि,
यानी कि उदारीकरण के कारण जो हमारे स्वदेशी तकनीक वाले उद्योग धंधे हैं, लघु और कुटीर उद्योग हैं, उन्हें विदेशी तकनीकी वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण स्वदेशी और लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे उद्योगों के पास पिछड़ी हुई तकनीक है, पुरानी तकनीक पे वो काम करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट होता है कि उनकी लागतें बहुत ज़्यादा आती है। जबकि विदेशी उद्योग नई तकनीक अपनाते हैं, उनके पास अच्छे वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट हो चुके हैं, अच्छी तकनीक से वो कार्य करते हैं, तो उनकी लागतें भी बहुत कम आती है। और इन लागतों से कम लागतों के सामने हमारे देश के स्वदेशी प्रोडक्ट, लघु उद्योगों के प्रोडक्ट उत्पाद टिक नहीं पाते प्रतिस्पर्धा में, और उन्हें अपनी ये उत्पादों की या तो कीमत घटानी पड़ती है, लेकिन एक लंबे समय तक वो कम कीमत पर लॉस में, हानि पर उद्योग नहीं चला सकते, धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पर हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी और लघु उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये प्रभाव हमने देखे औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ये प्रभाव यहीं समाप्त होते हैं। उदारीकरण वाला जो अपना टॉपिक है वो भी यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से आप पहनिए। थैंक यू वेरी मच।